स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि जो हमारा इतिहास है, भारतीय इतिहास है, उसके स्रोत क्या हैं, कि किन स्रोतों से क्या है हमारे जो भारतीय इतिहास की हमें को जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि जो स्रोत होते हैं, स्रोत होते क्या हैं। जैसे कि दोस्तों आपको किसी स्थान की या किसी घटना की या किसी विषय की आपको जानकारी चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप उसको इंटरनेट पर सर्च करते हो। इंटरनेट पर आप सर्च करते हो तो आपको क्या है उस किसी स्थान की या घटना की विषय की आपको क्या इंटरनेट पर सर्च करती है, आपको क्या तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इंटरनेट क्या होगा दोस्तों, उसका एक स्रोत हो गया, यानी कि उस जानकारी का, उस तथ्य का क्या स्रोत हो गया इंटरनेट। तो यानी कि स्रोत हम उसी को कहते हैं जिसके थ्रू किसी घटना की, किसी विशेष स्थान की क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे हम कहते हैं स्रोत। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा जो भारतीय इतिहास है उसके स्रोत हैं, और उन्हीं के माध्यम से हमें क्या है उस समय के घटनाओं के विषयों की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के लोगों का जीवन काल कैसा था और वो कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो भारतीय जो इतिहास है हमारे, उसके क्या क्या स्रोत है। तो दोस्तों इसमें मैंने लिखा हुआ है जो भारतीय इतिहास है हमारे, उसके 3 स्रोत हैं। एक हमारा पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है, और तीसरा हमारा क्या है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण क्या है, यानी कि जो पुराने हमारे जो शासक थे, उनके शासन काल में जो भी विदेशी यात्री, यानी कि जो भी यात्री उस समय उनके शासन काल में आए, उनके साम्राज्य में आए, और उनके बीच में जो भी वार्ताएं हुई, जो भी क्रियाएं हुई, तो उन सभी के माध्यम से क्या है उस समय की घटना का पता चलता है कि हाँ ये यात्री था और इस समय इस राजा के समय इस शासक के शासन काल में आया था। तो उन्हीं के माध्यम से क्या है उस समय की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं जो हमारा पहला पॉइंट क्या है, पुरातात्विक स्रोत। यानी कि पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों हमारे काफी सारे पॉइंट हैं, अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक तथा भवन, मूर्तिकला, चित्रकला, अवशेष। यानी कि जितने भी ये जो सोर्सेज हैं, जो भी स्रोत हैं, इन्हीं के थ्रू क्या है हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है, समय की के क्या थे, क्या क्या साधन थे उस समय के और क्या क्या क्रियाएं लोगों की थी। तो दोस्तों पहला पॉइंट हम देख लेते हैं अभिलेख। इस वीडियो में मेरा खाली आपको मोटिव यह है कि मैं आपको स्रोत बता रहा हूँ कि कौन कौन से स्रोत हैं। छोटा थोड़ा बहुत इनके बारे में डिटेल बताऊंगा। बाकी जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, जितने भी पॉइंट है उनकी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या इनमें तथ्य थे, उनको मतलब पूरी तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में खाली मैं आपको स्रोत बता देता हूँ कि कौन कौन से स्रोत हैं और थोड़ा बहुत डिटेल बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट क्या है, अभिलेख। अभिलेख दोस्तों क्या होते हैं, अभिलेख वो होते हैं जैसे पत्थरों पर क्या है छेनी हथौड़ी से गोद गोद कर, उसमें खोद खोद कर जो भी सूचनाएं लिखी जाती है ना, उसको हम कहते हैं अभिलेख। यानी कि किसी भी शासक के बारे में, यानी कि प्राचीन काल में कोई भी शासक रहा हो तो उसकी जो भी गुण होंगे, उसके दोष होंगे, जो भी उसने वीरता के काम किए होंगे या जो भी उसने कार्य किए होंगे उस समय के, उनको सूचनाओं को क्या पत्थरों पे लिख दिया जाता था। जो छेनी हथौड़ी के मदद से उनको खोद खोद कर पत्थरों पर लिख दिया जाता था, तो उनको क्या कहते हैं, हम अभिलेख कहते हैं। तो अब जो छोटे पत्थर होते थे, छोटे पत्थरों पर कोई सूचना लिखी पड़ी है तो उसको हम कहते थे शिलालेख। ऐसे ही दोस्तों कोई स्तंभ के समान, यानी कि चट्टान है, कोई स्तंभ के समान ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उन पर अगर कोई सूचना लिखी हुई होती थी तो उनको हम क्या कहते हैं, स्तंभ अभिलेख कहते हैं। यानी कि जो भी बड़े पत्थर होंगे, यानी बड़े स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर होंगे, उन पर किसी भी शासक की कोई सूचना लिखी पड़ी है तो उसको क्या कहते हैं, स्तंभ अभिलेख कहते हैं। और जो छोटे पत्थरों पे अगर कोई सूचना लिखी पड़ी है तो उसको कहते हैं शिला अभिलेख। और दोस्तों ऐसे ही कोई दीवार है, यानी कि दीवार जो होती है, दीवार पे कोई भी अभिलेख लिखे, किसी भी शासक के किसी भी शासक की सूचना लिखी पड़ी है तो उसको हम कहते हैं भित्ति अभिलेख। दोस्तों मैंने आपको बता दिया, छोटे पत्थरों पर लिखा हुआ है तो उसे शिलालेख कहते हैं। बड़े पत्थरों पे, स्तंभ के समान जो ऊंचे पत्थर होते हैं, उन पे जो सूचना लिखी पड़ी है उनको हम स्तंभ अभिलेख कहते हैं। और दीवार पे कोई सूचना हमें मिली है दिखी हुई किसी भी शासक के बारे में तो हम कहते हैं उसको भित्ति अभिलेख। तो अभिलेख के बारे में दोस्तों ये है। दूसरा पॉइंट है मुद्राएं। यानी कि दोस्तों जो उस समय के लोग जो भी थे अपने वस्तु विनिमय यानी कि लेन देन के लिए कैसी मुद्राओं का प्रयोग करते थे, यानी कि किसी को भी कोई सामान की आवश्यकता है तो वो कैसी मुद्रा का प्रयोग करते थे। ऐसी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में एक मिट्टी का सिक्का चलता था टेराकोटा नाम का, तो वो क्या करते थे, उससे आदान प्रदान करते थे। ऐसे ही हमारा जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश ने क्या करता उस समय में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के यानी कि सोने के सिक्के जारी किए थे। तो उस समय की दोस्तों काफी सारी मुद्राएं थी, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि स्वर्ण सिक्के भी जारी किए थे, चांदी के सिक्के भी थे, मिट्टी के सिक्के भी थे और शीशे के सिक्के भी थे। तो काफी सारे रुपया भी चलाया था उस समय में।
तो यानी कि काफी सारी जो मुद्राएं थी उनसे क्या लेन देन का कार्य किया जाता था। स्मारक एवं भवन, यानी कि उस समय के जो भी हमें स्मारक एवं भवन प्राप्त हुए हैं तो वो किस कला शैली से बनाए गए हैं, उन उसी कला शैली को देख के यानी कि उन जो अवशेष जो उनके स्मारक और भवन के अवशेष अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो भी स्मारक तथा भवन प्राप्त हुए उनमें किस कला शैली का प्रयोग किया गया है, किस शैली से उन्हें बनाया गया है, तो उन्हीं उन्हीं के माध्यम से क्या उस समय की जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें इस शैली का प्रयोग किया गया था। ऐसे ही दोस्तों हमारा मूर्तिकला है, चित्रकला है, यानी कि मूर्तिकला और चित्रकला शैली में भी मतलब किस तरीके की कला शैली का प्रयोग किया गया था उस समय की, यानी कि जो भी मूर्ति बनी थी तो उस समय क्या है उनके जो पहनावा हो गया, उनके जो आभूषण हो गए वो किस प्रकृति के थे, यानी कि किस तरह टाइप के थे, तो उन्हीं आभूषणों को देखकर ही हमें क्या है उस समय की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय इस तरीके के आभूषण या वस्त्र पहने जाते थे मूर्तिकला और चित्रकला को देख के। ऐसे ही दोस्तों अवशेष, यानी कि अब हमें क्या है जो इतिहासकार जितने भी हैं उन्होंने क्या है खुदाई का काम करा है, जहाँ भी अवशेष प्राप्त हुए हैं काफी जगह सिंधु घाटी सभ्यता से, मोहनजोदड़ो सभ्यता से या अन्य भी और भी स्थल से वहाँ पे क्या है अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष में हमें काफी सारे हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जैसे पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कपड़ों के अवशेष प्राप्त हुए, बर्तन प्राप्त हुए, कुल्हाड़ी, औजार, हथियार, यानी कि काफी सारे अवशेष प्राप्त हुए। उनका फिर क्या अध्ययन किया गया, बढ़िया उनका अध्ययन किया गया, अध्ययन करके उनको पता लगाया कि ये किस सभ्यता से बिलोंग करते थे और इनका समय पीरियड क्या है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बता दिया अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक एवं भवन, मूर्तिकला, चित्रकला और अवशेष। तो इसमें खाली मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ छोटी मोटी, उसके बाद क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ही दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो है साहित्यिक स्रोत। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत को क्या है हमने दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या है हमारा धार्मिक स्रोत और दूसरा है हमारा गैर धार्मिक स्रोत। तो दोस्तों धार्मिक स्रोत तो हमारा वो स्रोत हो गया जो भी किसी भी धर्म से संबंधित है, यानी कि धार्मिक स्रोत वो स्रोत है जो किसी भी धर्म से संबंधित है, और गैर धार्मिक स्रोत हमारा वो स्रोत हो गया जिसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि उसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। और जो धार्मिक स्रोत होता है इसका हमारा संबंध होता है। और जो धार्मिक स्रोत है दोस्तों इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, एक हमारा ब्राह्मण, एक हमारा गैर ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण है ये हमारा क्या सनातन धर्म से संबंधित है। इसके भी पॉइंट है, इसके पॉइंट क्या है दोस्तों, इसके क्या है वेद है, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। तो दोस्तों इसके पॉइंट है ये हमारा क्या सनातन धर्म से संबंधित है। तो इनके बारे में मैं थोड़े बहुत आपको डिटेल बता देता हूँ। वेद, वेद क्या थे दोस्तों, यानी कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि वेदों के माध्यम से क्या हमें संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे दोस्तों जो ऋग्वेद है हमारा पहला वेद है। वेद हमारे चार थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी कि चार वेद थे हमारे, चारों वेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद वेदांग, वेदांग क्या है दोस्तों, वेदों को सरलता से समझने के लिए, यानी कि जो वेदों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे हमारे वेद, और इन वेदों को क्या सरलता से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। तो वेदांग की कितनी संख्या है, वेदांग की संख्या है 6। वेदांग होते हैं हमारे 6। ऐसे ही दोस्तों पुराण, यानी कि साधारण पुराण क्या होते हैं हमारे, यानी कि साधारण व व्यवहारिक भाषा में जो भी जनता के द्वारा ग्रंथ लिखे गए थे उस समय के, उनको क्या कहते हैं हम पुराण कहते हैं। यानी कि साधारण एवं एकदम व्यवहारिक भाषा जिसे क्या है कोई भी आसानी से समझ सके, और उस समय के जनता ने जो ग्रंथ लिखे थे उनको क्या कहते हैं हम पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है मैं यहाँ लिख देता हूं, पुराणों की संख्या है 18। ऐसे दोस्तों उपनिषद, उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद होते हैं हमारे, यानी कि जब भी हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठ के शिक्षा लेते हैं, यानी कि जो भी हमारे गुरु हैं उनके समीप बैठकर शिक्षा लेना और उनसे कोई रचना करना, तो उनको क्या कहते हैं वो हमारे उपनिषद होते हैं। उपनिषदों की संख्या हमारी कितनी है, उपनिषदों की संख्या हमारी है 108। और चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है हमारा महाकाव्य। महाकाव्य दोस्तों हमारे दो ही हैं, एक हमारा ये हमारे पवित्र ग्रंथ है सनातन धर्म के, एक है रामायण, दूसरा है महाभारत, यानी कि दो जो महाकाव्य के अंतर्गत दो ग्रंथ आते हैं हमारे, एक महाभारत आता है, एक हमारा रामायण, यानी कि दोनों ग्रंथ क्या है महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दिया ब्राह्मण ग्रंथ में सनातन धर्म संबंधित है, इसमें हमारे पॉइंट आते हैं वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में क्या हम इनकी डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या तथ्य हैं। ऐसे ही दोस्तों जो गैर ब्राह्मण है, पहला तो ब्राह्मण हो गया,
दूसरा गैर ब्राह्मण है। गैर ब्राह्मण में हमारा दो धर्म आ जाते हैं, एक जैन एक बौद्ध। यानी कि जैन धर्म के जो भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो भी उनके पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, उनके ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही बौद्ध धर्म के भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों धार्मिक स्रोत का मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट है हमारा गैर धार्मिक स्रोत, यानी कि ये जो स्रोत है इनका किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है, यानी कि किसी भी धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या बुक लिखी गई है गैर धार्मिक स्रोत में, यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक है, किन्होंने लिखी थी? कौटिल्य, यानी कि कौटिल्य ने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये क्या है? सामाजिक अर्थशास्त्र, यानी कि सामाजिक जो जीवन होता है उनके उसके आधार पर, उसी के ऊपर बेस पे बुकें थी। ऐसी दोस्तों अष्टाध्यायी किन्होंने लिखी? पाणिनि ने, यानी कि अष्टाध्यायी किताब थी वो लिखी पाणिनि ने। ऐसे पंचतंत्र एक बुक है, किन्होंने लिखी? विष्णु शर्मा ने। ऐसी काफी सारी बुक हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मतलब जो डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं सारी बुकों के बारे में आपको बताऊंगा। तो यानी कि गैर धार्मिक स्रोत का क्या है, यानी कि ऐसी पुस्तकें जिनका किसी भी धर्म से संबंध नहीं है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3 लिख दिए, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, पंचतंत्र, और इनके लेखक मैंने लिख दिए कौटिल्य, पाणिनि और विष्णु शर्मा। तो दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों का विवरण मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि उस समय के जो भी शासक अपना शासन चला रहे थे, जो साम्राज्य चला रहे थे, उनके शासन के दौरान में जो भी विदेशी यात्री उस समय आए और उनके और शासक तथा उनके बीच में जो भी वार्ता हुई, तो उन्हीं के माध्यम से, यानी उन्होंने जो भी घटनाएं घटी हैं, उनके क्रियाएं की हैं, तो उन्हीं के थ्रू क्या है, उन्हीं के माध्यम से उस समय जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय ऐसा ऐसा हुआ था। तो दोस्तों विदेशी यात्रियों के विवरण मैंने 3 पॉइंट लिख दिए। एक इब्ने बतूता, यानी कि दोस्तों ये मोरक्को अफ्रीका, यानी कि मोरक्को अफ्रीका से आया था। कब आया था ये? दिल्ली सल्तनत काल, जब दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था हमारा, दिल्ली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि तुगलक वंश की स्थापना हो चुकी थी। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक हमारे एक शासक हैं, जिन्हें हम क्रूर और संघी शासक भी कहते हैं। उनके दरबार में आया था इब्ने बतूता। कहाँ से? मोरक्को अफ्रीका से। ऐसे दोस्तों मैगस्थनीज ये था सेल्यूकस निकेटर था, उसका राजदूत था। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और ये क्या है 14 वर्षों तक भारत में रहा। और इसने क्या है एक बुक भी लिखी थी इंडिका, मैगस्थनीज ने। तो उन्हीं के बुक थी, उसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि उस समय ऐसी ऐसी घटनाएं घटी थी। तो उसके बारे में हमें इसके माध्यम से पता चलता है। ऐसे दोस्तों एक इत्सिंग, यानी कि इत्सिंग था, ये क्या चीनी यात्री था। ये भी क्या है विदेश से आए थे। भारत में क्या है कोई अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आया था, कोई अपना व्यापार करने के लिए आया था, कोई अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, तो इस तरीके से आए थे। तो इत्सिंग क्या है चीनी यात्री था। ये दोस्तों अपने साथ त्रिपिटक ग्रंथ, यानी कि त्रिपिटक ग्रंथ है एक, उसकी क्या 400 प्रतियां अपने साथ लाया था। इनका क्या कुल मकसद आया था, धर्म का प्रचार करने के लिए आया था ये चीनी यात्री था इत्सिंग। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट है, मैंने आपको तीनों पॉइंटों के बारे में बता दिया, पुरातत्व के स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। ये जितने भी मैंने स्रोत लिखे पड़े, इन्हीं स्रोतों के माध्यम से क्या हमें उस समय के जीवन काल के यथार्थ दर्शन होते हैं कि उस समय क्या है ऐसी ऐसी घटनाएं घटती थी, और लोगों के जो भी लेन देन के साधन थे या जो भी अभिलेख प्राप्त हुए, मुद्राएं थी, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला, अवशेष, इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर इनकी क्या है वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने रिसर्च की है, इन पर अध्ययन किया है, उसके माध्यम से इनका समय पीरियड निकाला कि इस समय पीरियड के हैं और ये किस समय से संबंधित है, और उन्हीं के माध्यम से क्या है उस समय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि कौन कौन से स्रोत हैं, और थोड़ी बहुत मैंने इनके बारे में आपको डिटेल बता दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं इनके बारे में जितने भी पॉइंट हैं इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।